बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को। इसमें से हमने डिस्कस कर ली हार्डनेस को, फिर हमने डिस्कस कर लिया इफ़ेक्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ को, और आज हम कुछ और जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ है उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज के टॉपिक में जिन इम्प्योरिटीज़ को हमने डिस्कस करना है उसकी समरी हमने स्टार्ट पे दी है। उसमें हमारे पास शामिल हैं डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं, देन हमारे पास कोरिजन जो है उसकी वजह से किस तरह की इम्प्योरिटीज़ काज होती हैं, डिज़ोल्व गैसेस जो हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, देन हम सिलिका कंटेंट को देखेंगे, और लास्ट पे हमारे पास इम्प्योरिटी होगी ऑक्सीडेबिलिटी, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह वाटर में शामिल हो जाते हैं उसकी वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। डिज़ोल्व सॉलिड कंटेंट्स बेसिकली टू टाइप्स होती हैं जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। एक को हम डिज़ोल्व सॉलिड्स बोलते हैं और दूसरे हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स कहलाते हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास टोटल सॉलिड कंटेंट्स कहलाते हैं। Dissolved solid content of water sample is important in deciding whether the water is suitable for boiler feed purposes. कहते हैं इनमें से हमें डिज़ोल्व सॉलिड्स का पता होना ज़रूरी है क्योंकि इस वाटर को आगे हमने बॉयलर के लिए यूज़ करना है। जब यही वाटर बॉयलर में जाएगा तो हमने इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो ये हमारे लिए बॉयलर, हमारे जो बॉयलर डिवाइस है उसको ये डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से बॉयलर में भेजने से पहले इसके अंदर डिज़ोल्व सॉलिड्स को चेक किया जाता है। इसको डिटरमिन करने के लिए हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं। तमाम वाटर जो है वो इवेपोरेट कर दिया जाता है, और जो ड्राई हो जाता है तो जिस कंटेनर के अंदर हम इसको इवेपोरेट करते हैं वहाँ पे कुछ रेजिड्यू जो है वो बच जाता है। उस रेजिड्यू का फिर हम वेट करते हैं तकरीबन 110 टू प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 110 से हम अबव जा सकते हैं डिग्री सेल्सियस से, या इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर को इवेपोरेट करवा देना है। पीछे जो रेजिड्यू बच जाएगा उसका हमने वेट कर लेना है। वो जो रेजिड्यू बच जाता है वो बेसिकली डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं, क्योंकि आपने सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट कर दिया। जो सॉलिड थे वो उस टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होते, वो पीछे रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाते हैं, उसका हम वेट कर लेते हैं। However, during this heating, the bicarbonate ions and gaseous carbon dioxide according to the equation. लेकिन इस हीटिंग के पर्पस के दौरान जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो उसमें से CO2 रिलीज होती है, प्लस स्टीम बन जाती है, वाटर बनता है, और कार्बोनेट आयन जो हैं वो बच जाते हैं। लिहाजा जितने भी बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कार्बोनेट आयन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा सोल्यूशन के अंदर जो रिमेनिंग डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो है वो कार्बोनेट्स के आयंस होंगे, क्योंकि CO2 गैस है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी और वाटर जो है उसको हमने वैसे ही इवेपोरेट करवा देना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कोरेजन। द corrosiveness ऑफ रॉ वाटर इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। वाटर किस कदर कोरेसिव होगा, कितना ये डैमेज करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कोरेसिव काज करने वाली इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं। The common construction material are attacked by water containing dissolved acids, oxygen and salts. ज़्यादातर जो वाटर इफ़ेक्ट करता है बॉयलर मटेरियल को, उसमें हमारे पास डिज़ोल्व एसिड्स आते हैं, ऑक्सीजन है और सॉल्ट्स हैं। ये वाटर को ज़्यादा कोरेसिव बना देते हैं। अंडर बॉयलर कंडीशन कंसनट्रेटेड अल्कलीज कैन आल्सो अटैक स्टेट। और अगर हम इस वाटर को बॉयलर के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पे हीटिंग होनी है, तो वहाँ पे जो अल्कली, अगर वाटर अल्कलाइन होगा तो वो भी जाके उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। नॉर्मल कंडीशन पे अल्कलाइन वाटर इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना वो हीटिंग करने पे इफेक्ट करेगा बॉयलर को। द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरेजन की वजह से हमें जो मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं उसमें से कुछ यहाँ डिस्कस किए गए हैं।
नंबर वन, लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ अराइजिंग फ्रॉम द जनरल थिनिंग ऑफ द मेटल और डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। पहला बड़ा नुकसान ये होगा कि उसकी जो डिवाइस हमने बनाई हुई है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। पर्टिकुलरली हम चूँकि बॉयलर को डिस्कस करते हैं तो उसमें बॉयलर की जो थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसकी थिकनेस कम होती है तो उसके अंदर क्रैक्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो टूटना शुरू हो जाता है। नंबर टू, पिटिंग, यानी उसकी जो सरफेस है उसके अंदर होल जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जितने मेटेलिक पार्ट्स उसके अंदर लगे होते हैं वो उसके अंदर जो है वो पोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फिर ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, डिज़ोल्व सॉल्ट एसिड्स हैं, ऑक्सीजन है, साल्ट है, ये वाटर को भी कंटामिनेट कर रहे हैं। वो आगे जाके कोरिजन काज करता है। जब वाटर कंटामिनेट होगा तो एट एंड ये इंटरफेयर करेगा विद हीट ट्रांसफ़र को। बाहर जब हीट जो हम हीटिंग कर रहे हैं बॉयलर को, वो हीट आगे वाटर तक उतनी जो है वो सप्लाई नहीं होगी। जब वाटर को रिक्वायर्ड हीट सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। अब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा तो स्टीम बनने का प्रोसेस भी स्लो हो जाना है, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो कोरिजन की वजह से हमें वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। लिहाजा हमने इन इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करना होता है, जिसमें डिज़ोल्व्स और एसिड्स आते हैं, ऑक्सीजन आती हैं और सॉल्ट्स आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ोल्व गैसेस। इनमें से कुछ गैसेस जो हैं वो हमारे सिलेबस में रखी गई हैं और इसके इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं कि वाटर के अंदर अगर ये मौजूद होंगी तो इनकी वजह से वाटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इनमें नंबर वन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हमने डिस्कस करना है। फिर ऑक्सीजन के इफ़ेक्ट को देखा जाएगा। देन हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और लास्ट पे मीथेन। ये टोटल 5 गैसेस हैं जिसके इफ़ेक्ट को हमने डिस्कस करना है वाटर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, कहते हैं वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पिक्ड अप बाय रेन वाटर, नंबर वन पे आ जाता है रेन वाटर। अब रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से पिक की जाती है और एटमॉस्फेयर से पिक करने की एबिलिटी जो है वो कम होती है। यही वजह है कि एट रेन वाटर के अंदर इसकी जो कंसनट्रेशन है उसकी रेंज है 0.5 टू 2 ppm की रेंज में उसके अंदर CO2 पाई जाती है। दूसरा आ जाता है सरफेस वाटर्स। इफ सैंपल एट their surfaces contain CO2 in the range of 0 to 5 ppm, सरफेस वाटर के अंदर भी इसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है, तकरीबन मैक्सिमम 5 ppm तक चली जाती है। लेक वाटर्स, झील वगैरह से जब हम सैम्पलिंग करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द सरफेस सैंपल रेंज फ्रॉम 0 to 2 pm। तो लेक के अंदर जो अब हम सरफेस से करेंगे सैम्पलिंग टॉप से, तो वहाँ पे कंसनट्रेशन 2 ppm तक होती है। एंड इट इंक्रीज विद डेप्थ। अगर हम वही सैम्पलिंग जो है वो गहराई से करते हैं, डेप्थ की तरफ जाते हैं, तो इसकी कंसनट्रेशन राइज करेगी। उसकी क्या रीज़न है वो यहाँ पे बयान करता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट CO2 इज जनरेटेड, जो CO2 हमारे पास जनरेट होती है एट द बॉटम ऑफ द लेक, वो लेक के बॉटम पे जनरेट होती है। किस वजह से? ड्यू टू डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम लेक के अंदर ड्रॉ ड्रॉ थ्रो करते हैं वो इसके ग्राउंड के करीब होता है, लिहाजा वहाँ उसकी डिके से ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होनी है। While in upper layers, microscopic plants consume CO2 for photosynthesis and give out oxygen। लेकिन जो टॉप सरफेस है वहाँ पे कुछ प्लांट जो हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का नाम देते हैं, वो CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सरफेस के ऊपर लाइट मौजूद होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कंज्यूम हो जाती है। यही वजह है कि सरफेस के ऊपर इसकी जो अमाउंट है वो 2 ppm तक रहती है और डेप्थ पे जाने पे ये बढ़ती है। इसके बाद है रिवर्स। रिवर्स कंटेनिंग कंसिडरेबल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि रिवर्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, लिहाजा वहाँ पे CO2 की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होती है और ये तकरीबन 50 ppm तक बढ़ जाती है। रिवर रिसीविंग एसिड माइन वाटर्स, ऐसे दरिया जहाँ पे एसिडिक माइन से वाटर आ रहा होता है, यानी ऐसे मिनरल से फ्लो करके आ रहा है जिसके अंदर एसिड साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है,
तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट जो है वो 50 ppm से भी ज़्यादा हो सकती है। लास्ट पे आता है ग्राउंड वाटर, या जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर का नाम भी देते हैं। यूजली कंटेन 1 to 50 ppm CO2, उसके अंदर भी CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। While shallow wells may show 50 to over 300 ppm of CO2, और वो कुएं जो हमने नीचे ड्रिल किए होते हैं, जब हम उनसे निकालते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि नीचे जो है वो कार्बोनेट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, लिहाजा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लिहाजा डेप्थ पे जाने पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर में है, और सबसे कम जो है वो सरफेस वाटर या रेन वाटर्स में। अल्कलिन फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर्स। अब पानी के अंदर जो CO2 है, उसमें से कुछ CO2 जो है वो फ्री फॉर्म में पड़ी होती है। सम ऑफ देम समटाइम्स शो एन अप्रिशिएबल फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी। अब फ्री CO2 की वजह से पानी के अंदर अल्कलिनिटी आ जाती, फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी आ जाती, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ऑफ लार्ज और माइक्रोस्कोपिक प्लांट प्रेजेंट। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो पौधा CO2 जो है वो इनटेक करता है, और उसके रिस्पॉन्स के तौर पे वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसा पानी के अंदर जो फ्री CO2 पड़ी हुई थी वो तो पौधे ने इस्तेमाल कर ली, और रिटर्न के तौर पे उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। दिस प्रोसेस में कंटिन्यू इवन आफ्टर द फ्री CO2 सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड। पौधा तो फ्री ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड लेता जा रहा है, लिहाजा पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जब सारी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे ने फोटोसिंथेसिस में यूज करनी थी वो खत्म हो जाएगी, अब पौधा CO2 कहाँ से लेगा? लिहाजा वो जो पानी के अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। जब बाइकार्बोनेट आयन ब्रेक होंगे तो उसमें से CO2 रिलीज होगी। CO2 जो है वो पौधे ने पिक कर लेनी है, बाकी बच जाने कार्बोनेट आयन। लिहाजा इन कार्बोनेट आयन की जब कंसंट्रेशन पौधे के अंदर बढ़नी है तो ये अल्कलाइन होते हैं, ये बेसिक होते हैं, लिहाजा वो इसको बेसिक बनाते जाएंगे। एंड इस बेसिसिटी को फिर हम नाम देते हैं इम्पार्टिंग फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी टू वाटर। तो कार्बोनेट आयन की वजह से जो उसमें अल्कलिनिटी आ जाती है उसको हम फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी का नाम देते हैं, क्योंकि इसे हम फिनोफ्थलीन से डिटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ समरी को, कि पानी के अंदर फ्री CO2 होती है जिसको पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। जब फ्री CO2 ख़त्म हो जाती है तो फिर पौधे जो हैं वो बाइकार्बोनेट को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, उसमें से CO2 निकाल के इस्तेमाल करते हैं। CO2 को वो इस्तेमाल कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं कार्बोनेट आयन, और उन कार्बोनेट आयंस को की वजह से पानी जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, जिसको हम फिनोफ्थलीन अल्कलिनिटी बोलते हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन पीएच, कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पानी की पीएच पे क्या इफेक्ट होगा। When CO2 dissolved in water, it forms weakly dissociated carbonic acid. जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में डिजोल्व होके कार्बोनिक एसिड जनरेट करती है टू सम एक्सटेंट। इफ द वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रेसेस ऑफ अल्कली, अगर पानी के अंदर अल्कलीज नहीं है देन इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, and saturated with CO2 about 1450 ppm at 77 Fahrenheit। और यानी पानी के अंदर कोई अल्कलिनिटी में अल्कलाइन मटेरियल नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है जो कि 1450 ppm तक उसने बताई है। देन क्या होगा, द pH ऑफ इट इज़ अबाउट 3.8, तो पानी की pH 3.8 पे फॉल कर जाएगी। सच अ लो pH वुड नॉट बी फाउंड इन नेचुरल वाटर, ये नेचुरल वाटर की pH नहीं है, ये सिर्फ CO2 की वजह से हुई है। एक्सेप्ट फॉर वाटर कंटेनिंग फ्री मिनरल एसिडिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, क्योंकि नेचुरल वाटर के अंदर कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो इस pH को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लिहाजा ये इतना लो pH का होना सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कोई अल्कलाइन मटेरियल जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद प्रिजर्वेटिव मेजर्स हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करना है।
Carbon dioxide in water may be removed or reduced by means of aerator, कि यानी आप पानी में से एयर ब्लो करें। जब एयर ब्लो करोगे, शेकिंग होगी, तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। दूसरे नंबर पे हम डी गैसीफायर कर सकते हैं और वैक्यूम डी एरेटर कर सकते हैं, कि आप उसमें से गैसेस को एक्सट्रैक्ट करवाएं विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस नॉन एज वैक्यूम डी एरेटर। उसकी मदद से आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव कराएं। थर्ड मैटर है न्यूट्रलाइजिंग बाय लाइम और अल्कली, यानी पानी को ऐसे फिल्टर से पास करें जो जिसके अंदर आपने लाइम लगाया हुआ है या कोई अल्कली मटीरियल यानी कास्टिक सोडा है, ये आप पानी में भी ऐड कर सकते हैं। पानी में ऐड करेंगे तो वो CO2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। चौथा है फिल्टरिंग थ्रू अ न्यूट्रलाइजिंग फिल्टर, कि आप उस पानी को ऐसे फिल्टर में से पास करते हैं जिसके अंदर आपने कुछ कैल्साइट के बेड लगाए हुए हैं। जब आप इस बेड में से वाटर को पास करवाओगे तो कुछ जो है कैल्साइट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये कैल्साइट जब पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तो ये उसकी पीएच जो है वो 3.8 या 4 से बढ़ा के अबाउट 7.2 पे ले जाता है, जो कि तकरीबन नॉर्मल पीएच है। इसी वजह से सम फिल्टर्स आर वाइडली यूज इन द हाउस होल्ड फील्ड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट एंड टू सम एक्सटेंट इन इंडस्ट्री आल्सो। यही वजह है कि इस तरह की फ़िल्टर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो घर के अंदर जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए होते हैं उसके अंदर भी होता है, और जो हमने तो इस तरह के फ़िल्टर्स जो हैं वो अब हाउस होल्ड जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसके अंदर भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। नो, these procedures are limited only for raw or treated waters containing relatively small amounts of CO2। कहते हैं ऐसे तमाम जो प्रोसीजर हैं वो सिर्फ लिमिटेड लेवल पे अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने ह्यूज क्वांटिटी में वाटर का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पे ये मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, लाइक फिल्ट्रेशन वगैरह जो है उसके फिर हम लार्ज स्केल पे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी कंटामिनेशन का बायस बढ़ती है। जो हमारे पास नेचुरल वाटर होता है उसके अंदर एयर जो है वो मौजूद होती है। तो एयर के अंदर दो मेन गैसेस होती हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन 23 ml पर लीटर होती है वाटर के अंदर डिज़ोल्व, और ऑक्सीजन जो है वो 48.89 ml पर लीटर होती है। लाइक ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा है। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो बेस करती है एक लॉ के ऊपर जिसको हम नाम देते हैं हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के मुताबिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट प्रेशर के। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसकी बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स हैं। जब हम उस ओपन करते हैं तो उसमें से CO2 बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली इसी वजह से निकल रही होती है क्योंकि आप इसका लिड ओपन करके उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर देते हो, फिर उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है और वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतनी सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इफ Thus, if pressure is increased, the amount of air or oxygen which can be held in solution at a given temperature is also increased proportionality। तो कहते हैं लिहाजा आप प्रेशर बढ़ा के पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होल्ड करने की एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन इफेक्ट क्या करती है? तो बेसिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो corrosiveness काज करती है मेटल की, जिसमें आयरन हो सकता है उसकी कोरिजन कर देगी, स्टील होगा, गैल्वेनाइज आयरन है, ब्रास है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बॉयलर के अंदर लगी होती हैं इस तरह मेटल्स की, तो इन मेटल्स को ये डैमेज करेगी। विच आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग वेसल्स फॉर कंडक्टिंग एंड होल्डिंग वाटर्स। इसके अलावा हमने पाइपिंग बनाने में भी इन मेटल्स का इस्तेमाल किया होता है, वो पाइप जिसके थ्रू हम वाटर जो है वो घरों तक सप्लाई करते हैं।
तो लिहाजा ये उसके अंदर कोरेजन काज करेगी। लो पीएच वैल्यूज एंड एलिवेटेड टेम्परेचर एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ दिस कोरेजन। पीएच अगर लो हो जाएगी वाटर की या आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कोरेजन के रेट को भी इन्हांस कर देगी, यानी कोरेजन करने का प्रोसेस जो है उसको फास्ट कर देती है। प्रिजर्वेटिव मेजर्स, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको इनहिबिटेशन और रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कोरेजन कुड बी अचीव्ड बाय, तो इसके लिए हम कर सकते हैं डी एरेशन ऑफ बॉयलर एंड फीड वाटर, कि आप उसे डी एरेट करें, शेकिंग करें, उसमें से ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी को कम करें। कम करने के लिए क्या करो, उसमें से एयर ब्लो करें, एयर ब्लो करने से इसकी शेकिंग भी होगी और जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। इसको फिर दूसरा जो है वैक्यूम डी एरेशन से भी रिमूव किया जा सकता है, या आप इसमें सोडियम सल्फाइड ट्रीटमेंट करवा दें। सोडियम सल्फाइड जो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। या इसके अलावा भी आप इसमें सोडियम सिलिकेट प्लस कास्टिक सोडा जो है वो इस्तेमाल करके डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर सकते हो। ये 4 मेथड हैं जिसकी वजह से हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है क्रोमेट ट्रीटमेंट एंड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो क्रोमेट जो है इसकी मदद से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट गैस विच हैज़ नो corrosive इफेक्ट ऑन मेटल्स। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैसेस में आता है क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से वाटर की कंटामिनेशन में हम इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। इन एनालाइजिंग वाटर्स नाइट्रोजन इज प्रैक्टिकली नेवर डिटर्मिन्ड, जैसा हम नाइट्रोजन को डिटर्मिन्ड ही नहीं करते, सिंस इट इज़ इनर्ट एंड इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट एज फॉर एज वाटर ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न, क्योंकि ये इसके इतने ज़्यादा ड्रॉबैक्स है ही नहीं, ऐसा हम इसको डिटर्मिन भी नहीं करते और ना ही इसे ट्रीट करते हैं इसकी रिमूवल के लिए। नंबर 4 पे आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसा वाटर जिसके अंदर सल्फाइड्स होंगे उसको हम सल्फर वाटर्स का नाम देते हैं। हैव ऑफेंसिव ऑडर एंड मार्क कोरेसिवनेस, इसके अंदर एक ख़ास तरह की स्मेल भी आएगी और ये कोरेसिवनेस यानी कोरिजन भी काज करेगा। ज़्यादा मोस्ट सल्फर वाटर्स और ग्राउंड वाटर, ज़्यादातर जो सल्फर होता है वो ग्राउंड वाटर्स में होता है क्योंकि वहाँ पे सल्फर के कंटेंट्स होते हैं। H2S like CO2 when dissolved in water is feebly ionized, कहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके आयोनाइज होती है कार्बोनिक एसिड बना के, वैसे H2S जो है ये भी आयोनाइज होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स बाय डिसॉल्व ऑक्सीजन इज apparently a rather slow process, और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो है कदरे। प्रिजर्वेटिव मेजर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए वो कहता है कि क्लोरीन में आल्सो भी यूज टू ऑक्सीडाइज H2S, कि आप इसकी क्लोरीनेशन कर लें ऐसे वाटर की जिसको हम सल्फर वाटर्स बोलते हैं, लेकिन साथ ही इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। बट द प्रोसेस इज रेदर एक्सपेंसिव ऑन रॉ सल्फर वाटर, कि ये वाला मेथड जो है ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है उसकी उसने रीज़न बताई है, बिकॉज इट टेक्स 8 एटम्स ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीडाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S टू फॉर्म अ सल्फेट, क्योंकि एक मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमें क्लोरीन के 8 एटम रिक्वायर्ड है, लिहाजा हमारी जो क्लोरीन की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये एक्सपेंसिव मेथड है जिसको लो स्केल पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे या ह्यूज स्केल पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 4 और लास्ट जो गैस है वो हमारे पास मीथेन है। In general, wall waters containing methane have been found in the glacial drift and in oil and gas well areas। कहता है मीथेन ज़्यादातर ऐसे इलाकों में होती है वाटर के अंदर जहाँ पे आप ऑयल और गैस जो है वो एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो, या ग्लेशियल वगैरह पे मीथेन जो है वो पाई जाती है, वहाँ पे जो हम वाटर निकालते हैं उसके अंदर मीथेन होती है। वाइल मीथेन ऑफ itself is apparently unobjectionable in drinking water, लेकिन इसका वाटर के अंदर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये उसको डैमेज नहीं करती। इट वुड बी एडवाइजेबल टू इरेट वाटर फॉर आइदर इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड यूज़, लेकिन कहता है फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप वाटर में से मीथेन को निकाल दें, चाहे आप इसको इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहते हैं या हाउस होल्ड में, सो एज टू एलिमिनेट फायर, क्योंकि ये एन एक्सप्लोजन हैजर्ड्स, क्योंकि ये जलती है गैस,
इसकी वजह से आग लग सकती है या एक्सप्लोजन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, लिहाजा इसको भी रिमूव कर देना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास डिजॉल्व गैसेस के इफेक्ट थे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलिका कंटेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ सिलिसिक एसिड एक्सप्रेस्ड एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर। तो पानी के अंदर सिलिसिक एसिड की जो अमाउंट है इसको सिलिका कंटेंट बोला जाता है। The concentration of silicon dioxide in natural water varies over wide limits from 5 to 90 मिलीग्राम पर लीटर। कहता है पानी के अंदर इसकी जो अमाउंट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वो वेरी करती है। The presence of silicon dioxide in boiler feed water results in silicate scales। अगर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका कंटेंट जो है वो बॉयलर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे ये स्केल जनरेट करेंगे जो कि सिलिकेट का होगा। अगर ये स्केल बनेगा तो ये क्या करेगा, इसके दो इफेक्ट हैं। ये लो कर देगा थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि जो हीटिंग आप बॉयलर को दे रहे हैं वो पानी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दरमियान में सिलिकेट स्केल की एक इंसुलेटिंग जैकेट बनती जा रही है जो हीट को आगे नहीं जाने दे रही। जिससे दो इफेक्ट होंगे, एक तो बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि उतनी स्टीम ही नहीं प्रोड्यूस होगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। नंबर टू, हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है, जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी। नंबर टू, एंड सिमिलर हैवी डिपॉजिट ऑन द ब्लेड्स एंड नोजल ऑफ टरबाइन के ये जो स्केल है अगर स्टीम के साथ आगे चला जाता है तो वहाँ हमने इसको स्टीम की मदद से टरबाइन को घुमाना है, तो ये टरबाइंस के ब्लेड्स के ऊपर या नोजल के अंदर जो है वो रुक जाएगा। अगर नोजल्स को जाके ब्लॉक करेगा तो बॉयलर के फटने के चांसेस होंगे, और अगर ये ब्लेड्स पे जाके डिपॉजिट होता है तो उससे उसके जो आरपीएम है यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट है वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये टरबाइन की एफिशिएंसी को कम करेगा। Therefore, water treatment technology always include a process ensuring partial और total desilication of raw water। कहता है फिर स्पेशली जहाँ पे हमने वाटर ट्रीटमेंट करनी होती है वहाँ पे सिलिका रिमूवल का मेथड जो है वो ज़रूर इंस्टॉल किया जाता है। इन मॉडर्न प्रैक्टिस सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम रॉ वाटर बाय यूजिंग आयोनाइड एक्सचेंजर्स। तो इसकी मॉडर्न मेथड में हम इसको रिमूव करते हैं बाय आयोनाइज एक्सचेंजर, यानी आयंस के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाता है सिलिका को। नेचुरल वाटर कंटेन सिलिसिक एसिड बोथ इन आयनिक एंड इन कोलाइडल स्टेट। पानी के अंदर ये आयनिक फॉर्म में भी होता है और कोलाइडल स्टेट दोनों के अंदर ये होता है। दिस कॉम्प्लिकेट डीसिलिकेशन एंड केमिकल कंट्रोल। तो जो आयन एक्सचेंज मेथड है उसमें हम आयनिक फॉर्म तो रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वो आयनिक फॉर्म, लेकिन कोलाइडल फॉर्म को हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आयन्स ही नहीं है। आयन एक्सचेंजर में हमने सिलिकेट आयन उठा लेने और उसकी जगह पे ऐसे आयन जो कि कम डेंजरस हैं, कम इफेक्ट काज करते हैं, उसको हमने रिप्लेस कर देना, लेकिन कोलाइडल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। Thus, chemical control of free water for boiler units, since only ion dispersed silicic acid respond to ion exchange treatment process। तो कहते हैं वहाँ पे कोलाइडल आप रिमूव नहीं कर सकते, आयनिक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसा ये जो कोलाइडल फॉर्म है ये उसको इफेक्ट करती है ट्रीटमेंट के प्रोसेस को। और लास्ट पे हमारी इम्प्योरिटी आ जाती है ऑक्सीडेबिलिटी। ऑक्सीडेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है। इसको डिफाइन इस तरह से कर दिया जाता है, इट इज़ मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज अंडर गिवन कंडीशन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल इम्प्योरिटी की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए जितने मिलीग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो ऑक्सीडेबिलिटी कहलाती है। अब जितना ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जितना इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी उतनी हमारी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। However, it should be noted that oxidability does not represent the total content of organic substance। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम होती है इससे हम एग्जैक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की अमाउंट का अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंस अंडर गिवन कंडीशंस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेबिलिटी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है वो सारे का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता।
जब वो सारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बाकी बच जाएगा, तो हमें ऑक्सीजन की कंजप्शन से अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कितना था, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ। लिहाजा ऑक्सीडेबिलिटी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ KMnO4। लिहाजा इसको चेक करने के लिए कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हम उसके अंदर KMnO4 ऐड करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम ये जो KMnO4 है ये ऑर्गेनिक मटेरियल को मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना हमारा KMnO4 इस्तेमाल हो जाएगा, उससे हमारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल की इम्प्योरिटी कितनी है, उस चीज़ को हम जज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ के मतलब लेक्चर। इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वाटर ट्रीटमेंट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।